हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की। डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सब्जेक्ट को इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको जो भी लेक्चर आप देखते हो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूजर नेम आपके सामने है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना, भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारक तत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मुख्य निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भारत की विदेश नीति या किसी भी देश की विदेश नीति होती क्या है। तो एक देश अन्य देशों से किस प्रकार के संबंध रखकर अपना राष्ट्रीय हित प्राप्त कर सकता है, यही विदेश नीति का मुख्य प्रायोजन होता है। सामान्य शब्दों में आपको बताऊं तो मैं, एक देश विश्व के अंदर जो अन्य देश होते हैं उसके साथ किस प्रकार के व्यवहार करता है, उसके साथ किस प्रकार के संबंध रखता है और किस प्रकार के संबंधों को बनाते हुए वो अपने राष्ट्र का हित जो है वो कर सकता है, यही जो यही जो है विदेश नीति कहलाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। काफी आसान भाषा की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है जो आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब भी वही है कि एक देश जो विश्व के अन्य देश है उसके साथ वो किस प्रकार के संबंध बनाता है, किस प्रकार का व्यवहार रखता है। ठीक है, यही क्या कहलाती है, उस देश की विदेश नीति कहलाती है। और जब भी कोई देश जो अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो वो इन चीजों का ध्यान रखता है कि उसके राष्ट्र का हित किन चीजों में छुपा हुआ है। ठीक है, यानी अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हुए प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके नीति का निर्माण जो है वो करता है। अब किसी भी देश की या भारत की बात करें तो विदेश नीति के निर्धारक तत्व जो है उसकी भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसकी ऐतिहासिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, उसकी परंपराएं, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। ठीक है, सैनिक बल कैसा है उसका, और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं। ये सभी चीजें जो है किसी भी देश के विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को प्रभावित करती है। डिटेल से इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक तत्व की। तो देखिए, भारत की बात करें तो भारत एक विशाल राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक बड़ा देश है जिसकी लगभग 3500 मील लंबी समुद्री सीमा है। ठीक है, 3500 मील लंबी इसकी समुद्री सीमा है और 8200 मील लंबी इसकी थल सीमा है, यानी जमीनी सीमा जो है वो 8200 मील है। तो भारत एक विशाल राष्ट्र है और भारत का जो अधिकांश व्यापार है वो कहाँ से होता है, वो हिंद महासागर से होता है। ठीक है, तो इसकी विशाल सीमाएं हैं भारत की। तो ये जो भौगोलिक स्थिति है ये विदेश नीति को प्रभावित कैसे करती है, तो जो भारत के आसपास के देश है ना, आसपास के देश जो सीमाओं से लगे हुए हैं, तो भारत को ये ध्यान रखना पड़ता है कि आसपास के देश के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, उन सभी चीजों के प्रति भारत को सजग रहना पड़ता है। तो ये भौगोलिक तत्व होता है किसी देश की विदेश नीति का। ऐतिहासिक परंपरा की बात करें तो देखिए, भारत जो है वो स्टार्टिंग से ही शांति प्रिय देश रहा है। ठीक है, शांति प्रिय देश रहा है। भाईचारे की भावना को भारत ने जो है वो बढ़ावा दिया है, क्योंकि भारत हमेशा गांधीवादी विचारधारा पे चला है। तो भारत एक शांति प्रिय और भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाला देश रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक परंपरा है ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। यानी कि अन्य देश इससे समझ पाते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है, वो किसी भी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, किसी भी सैन्य कार्यवाही के को जो है वो महत्व नहीं देता है। तो ये क्या है, ये भारत की ऐतिहासिक परंपरा है जो उसके विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को प्रभावित करता है। भारत ने किसी देश पर कभी राजनीतिक प्रभाव लादने की कोशिश नहीं की या उसकी प्रादेशिक अखंडता को भंग करने की चेष्टा भी नहीं की है। ठीक है, यानी कि भारत कभी किसी भी देश के ऊपर राजनीतिक प्रभाव दबाव की स्थिति जो है वो कभी नहीं बनाता है या उसकी एकता को ठेस नहीं पहुंचाता है, एकता को भंग करने का काम नहीं करता है।
और ये जो ऐतिहासिक परंपरा है यही अन्य देशों के प्रति परराष्ट्रीय नीति का जो है एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यानी अन्य देशों के प्रति भारत की विदेश नीति का ये महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत की विदेश नीति का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि भारत की जो विदेश नीति है इसका सबसे पहला काम है कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति है उसको बनाए रखना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि करना। यानी कि किसी भी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट ना करना, ठीक है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। यानी जो अन्य देशों के अंदर नए नए शस्त्र निर्माण की होड़ लगी रहती है ना, उसको भारत सिरे से नकारता है। और भारत चाहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा है वो अच्छी तरीके से बनी रहे, अंतरराष्ट्रीय शांति जो है वो बनी रहे, किसी भी देशों आपस में किसी भी देशों के बीच जो है वो मतभेद ना हो। इसके साथ साथ देखिए राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना भी भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। यानी जो अन्य राष्ट्र हैं विश्व के अंदर उनके साथ न्यायपूर्ण संबंध बनाना, उनके लिए सम्मानजनक संबंध बनाना, ये भारत की विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व है। इस तरीके से भारत एक आदर्श राष्ट्र के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है। इसके साथ साथ देखिए भारत तकनीकी के विकास में भी जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। स्वतंत्रता के समय भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो अल्प विकसित थी या अविकसित थी, ठीक है। प्रौद्योगिकी और निम्न स्तर की औद्योगिकरण था भारत का उस समय, जिसकी वजह से भारत तकनीकी विकास और औद्योगिकरण के लिए विकसित राष्ट्रों के आयात पर निर्भर था। यानी उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो डेवलपिंग थी, यानी ग्रो कर रही थी। तो इसलिए वो क्या था, जो विकसित राष्ट्र थे ना, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इन सभी राष्ट्रों पे वो क्या था, आश्रित था। इन सभी राष्ट्रों से वो इनके आयात पर आश्रित था, यानी इनसे माल वो इंपोर्ट करता था। परंतु बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, तकनीकी और औद्योगिकी का विकास हुआ भारत में। भारत ने एक तरक्की करी क्योंकि भारत ने आज़ादी के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और सभी जितने भी युद्ध, ये उस समय क्या था, शीत युद्ध का दौर फैला हुआ था, ठीक है। तो उस समय शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत भारत ने किसी भी अन्य राष्ट्र का साथ ना देते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए भारत ने धीरे धीरे अपने लिए तकनीकी और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीकी में सफलता प्राप्त कर ली। और यदि हम आज की बात करें, तीसरी दुनिया के देशों में भारत अपनी एक नई तकनीकी और औद्योगिक माल का निर्यात कर रहा है। यानी कि हम यदि बात करें हम 21वीं सदी की, तो यहाँ पर जो भारत है वो तीसरी दुनिया के देशों में अपनी जो उनका खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है ना उसका निर्यात कर रहा है अन्य देशों को। यहाँ तक कि विकसित देशों को भी ना भारत निर्यात करता है आज के समय में। तो ये क्या था, ये भारत की जो विदेश नीति है इसको जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व है उसको प्रभावित करता है। इसके साथ देखिए राष्ट्रीय हित, भारत की विदेश नीति ने सर्वप्रथम इस चीज पर ध्यान दिया है कि जो भी नीति बनाई जाए उसके अंदर राष्ट्र का हित जो है वो शामिल होना चाहिए। यानी विदेश नीति में राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक देश अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहता है, ठीक है। हर देश का प्रयास होता है कि उसका जो देश है वो शक्तिशाली बने, उसका देश जो है वो समृद्ध बने, उसके राष्ट्रीय स्वार्थ सुरक्षित रह पाए, ठीक है। ये हित हमेशा क्या है, एक से नहीं रहते, समय समय पर ये बदलते रहते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आज के समय में जो हमारी जरूरत है वो आने वाले 5 साल बाद भी जरूरत हो। तो जो राष्ट्रीय हित है वो हमेशा जो है वो बदलते रहते हैं। तो इसकी क्या है, समय समय पर जो है हमें ये जो विदेश नीति है इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस समय किन चीजों में हमें बदलाव करना है और किस समय किस देश के साथ हमें किस संबंध को जो है वो स्थापित करना है। तो राष्ट्रीय हित जो है विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, या कह सकते हो कि निर्धारक तत्व है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्र की चर्चा करें। भारत और अमेरिका के संबंध की यदि हम इतिहास की बात करें तो देखिए भारत और अमेरिका दोनों देशों का इतिहास कई मामलों में समान रहा है, ठीक है। कई मामलों में समान कैसे रहा है, क्योंकि अमेरिका भी गुलाम था और अमेरिका को आज़ादी मिली थी 1776 में, ठीक है। और भारत भी गुलाम रहा है 200 वर्षों तक।
ठीक है, भारत को आज़ादी मिली 1947 में। तो इस दृष्टि से अमेरिका का इतिहास और भारत का इतिहास लगभग जो है वो सेम रहा है, यानी कि दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की है। अमेरिका ने 1776 में और भारत ने 1947 में, तथा स्वतंत्रता राष्ट्रों के रूप में दोनों ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है। यानी कि स्वतंत्रता के बाद दोनों ही राष्ट्रों ने क्या करा है, लोकतांत्रिक प्रणाली को अपने देश में अपनाया है। देखिए, परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की दृष्टि असमान रही है। यानी कि यदि हम बात करें आर्थिक और वैश्विक संबंधों में, तो यहाँ पर जो है इनकी जो नीति है वो अलग अलग हो जाती है। कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। ठीक है, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय क्या था, उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, सोवियत संघ और जो क्या नाम है अपना, ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि भारत जो है वो उस समय अमेरिका का साथ दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं करा। भारत ने क्या करा, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और अपने आप को इन सब चीजों से तटस्थ यानी कि अलग रखा। जिससे क्या हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय तक जो इनके संबंध थे वो एक अच्छी स्थिति में नहीं रहे। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास के संदर्भ को समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया। यानी जो जहां अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, वहीं भारत ने क्या करा, भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने क्या करा, गुटनिरपेक्ष दल का सदस्य बन गया और इन सभी युद्ध से, युद्ध वाली स्थिति से वो दूर रहा। ठीक है, और तटस्थ बने रहने की विचारधारा को उसने समर्थन किया, और यही भारत के लिए फायदेमंद रहा। और यहीं से भारत ने जो है युद्ध की भावना ना रखते हुए अपने विकास को, ठीक है, अपनी तरक्की को चुना। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव होता है। 1990 के दशक के बाद ही भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव हुआ, क्योंकि भारत ने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। ठीक है, वैश्वीकरण को अपनाया, उदारीकरण को अपनाया, निजीकरण को अपनाया। इससे क्या हुआ, आर्थिक नीति में जबरदस्त बदलाव जो है वो देखने को मिला। इसके साथ साथ ही भारत और अमेरिका के संबंधों में भी इसी समय से कुछ सुधार आपको देखने को मिलते हैं। यानी 1990 के बाद ही आपको भारत और अमेरिका के सुधार जो है वो संबंधों में सुधार देखने को मिलता है, तथा पिछले एक दशक में इस दिशा में अभूतपूर्व, यानी बात करें अगर पिछले पिछले 10 सालों की, ठीक है, 10 या 12 सालों की बात करें, तो भारत और अमेरिका के संबंध जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। अभूतपूर्व प्रगति देखने को जो है इनके संबंधों में मिली है। 21वीं सदी में बात करें भारत और अमेरिका की, तो देखिए हाल ही में दो दिवसीय राष्ट्रपति के साथ मुलाकात चली, भारत यात्रा पर आए थे वो। ठीक है, तो भारत अमेरिका अमेरिका संबंधों को जिससे एक नई ऊर्जा मिली है। अमेरिका राष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो है विभिन्न प्रकार के समझौते हुए, विभिन्न प्रकार के समझौतों पे हस्ताक्षर हुए, जैसे ऊर्जा के लिए, ठीक है, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों पे जो है हस्ताक्षर हुए। किसके साथ, अमेरिका और भारत के साथ। इसके साथ ही दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा करी है, आतंकवाद से लड़ने का प्रणय लिया है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो मुद्दा चल रहा है, उन जैसे मुद्दों को इन्होंने डिस्कस किया, और इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल भी दिया है। भारत और अमेरिका राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बताई है। यानी अमेरिका भी इस समय जो भारत के प्रति जो उसके संबंध है उसकी सराहना करता है, और 21वीं सदी में वो ये बात मानता है कि भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो एक महत्वपूर्ण साझेदारी, महत्वपूर्ण जोड़ी के रूप में उभर रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत और चीन के बीच 1962 युद्ध के क्या कारण थे। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, ठीक है, सीमा विवाद के ऊपर। तो उसके क्या कारण थे। भारत और चीन के बीच 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ क्या, भारत और चीन का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक जो है वो भारत के शहीद हुए, और भारत को इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई चीन भारत की जो
अरुणाचल प्रदेश की तरफ की जो जगह है, वहां लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था चीन ने। भारत पर आक्रमण कर चीन ने भारतीय राजनेताओं का भ्रम तोड़ दिया था। इससे पहले जो भारतीय राजनेता थे वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे। ठीक है, वो ये समझते थे कि चीन जो है वो हमारा मित्र है और चीन हम पर कभी भी आक्रमण जो है वो नहीं करेगा। तो भारतीय राजनेताओं का भ्रम तोड़ा था चीन ने 1962 में भारत पर चढ़ाई करके। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने चीन के प्रति अपनी नीति को बदला। इससे पहले भारत की जो नीति थी ना चीन के प्रति, वो भाईचारे वाली नीति थी। कहीं ना कहीं ये महसूस करते थे भारत के राजनेता कि जो चीन है वो कभी भी आक्रमण भारत पर नहीं करेगा। लेकिन 1962 के बाद भारत ने इस नीति को बदला। इस युद्ध के जो कारण थे वो क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच युद्ध का मुख्य कारण था अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर सीमा विवाद। यानी अरुणाचल प्रदेश जो तिब्बती क्षेत्र है, वहां पर कुछ ऐसे एरियाज थे जिस पर चीन जो है वो कब्जा करना चाह रहा था। इसके साथ साथ अक्साई अक्साई चीन जो है उस पर भी जो है सीमा विवाद चल रहा था। यानी कि जो भारत का नक्शा आप ऊपर की तरफ ऐसे करके देखते हैं, इस प्रकार से जो भारत का नक्शा होता है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो अक्साई चीन का हिस्सा है। यहाँ पर जो है वो चीन जो है वो क्या, चीन ने 3800 लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर जो है वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये सीमा विवाद जो है वो भारत का शुरू से ही चला आ रहा था। इसके बाद देखिए भारतीय क्षेत्र में सड़क निर्माण। 1954 में चीन ने क्या करा, सिंजियांग और तिब्बत को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत के अक्साई चीन से एक सड़क का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इसने क्या करा, तिब्बत को जोड़ना चाहा और वहां पे एक सड़क निर्माण करनी जो है वो स्टार्ट कर दी। जो जिसकी बात जो है भारत को बाद में पता चली और भारत ने इस चीज के खिलाफ जो है आवाज उठाई। 1959 में अक्साई चीन में सड़क निर्माण की खबर मिलने के बाद भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिससे कि सीमा पर तनाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद एक और कारण था दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा तिब्बत के थे। तो दलाई लामा क्या थे? 1959 में दलाई लामा भारत आए। ठीक है, 1959 में दलाई लामा भारत आए। जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। दलाई लामा के भारत के साथ अटूट संबंध थे। ठीक है, दलाई लामा भारत के राजनेताओं को, भारत की जो नीति थी उसको तो पसंद करते थे। चीन को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई। दूसरा, चीन को लगता था कि तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के पीछे भारत का हाथ है। ठीक है, चीन में जो विद्रोह फैला था ना, तो चीन को ये लगता था कि जो भारत का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है, जो चीन में विद्रोह फैला था। और दलाई लामा के साथ जो दोस्ती बनी ना भारत की, वो भी चीन को पसंद नहीं आई। इसके साथ साथ आपत्तिजनक नक्शा जो है वो चीन ने रिलीज किया। 1958 में एक चीनी सरकारी पत्रिका ने आपत्तिजनक नक्शा प्रकाशित कर दिया, जिसने उन्होंने नेफा नेफा जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन में दिखा दिया, जिससे भारत ने उसका पुरजोर विरोध किया और जो है युद्ध जैसी स्थिति बन गई। यदि आपके नक्शे मान लो आपके देश के नक्शे का कोई पार्ट अपने देश में दिखाए, तो आपको सीधी सी बात है वो गुस्सा तो आएगा ही। तो ऐसे ही हुआ था, भारत के नक्शे का कुछ पार्ट जो है वो चीन ने अपने नक्शे में दिखाया। ठीक है, जो कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का, कुछ पार्ट लद्दाख का जो है वो चीन ने अपने नक्शे के अंदर उसको प्रदर्शित करा, जिससे क्या हुआ, भारत को गुस्सा आया और भारत ने इसको पुरजोर विरोध किया और युद्ध की जो है स्थिति बन गई। उसके बाद देखिए हिंसक झड़पें देखने को मिली। 1959 से 61 के दौरान सीमा पर गश्त करने वाले गश्त करने वाले जो सैनिक हुआ करते थे, उनके बीच लगातार झड़पें हुई। ठीक है, लगातार उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, कुछ ना कुछ विवाद जो है वो चलता रहता था। कई बार भारतीय चौकियों पर जो है चीन के द्वारा हमले किए गए, जिनमें कई भारतीय सैनिक शहीद भी हुए। फिर क्या हुआ, 1961 में ऐसा लगने लगा था कि भाई अब तो युद्ध एक ना एक दिन होके ही रहेगा। फिर एक दिन 1962 में चीन ने जो है भारत पर चढ़ाई कर दी और लगभग एक महीने एक दिन ये युद्ध चला था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था और लगभग भारत के कई हजार सैनिक जो है वो शहीद हो गए थे इसके अंदर। डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को, भारत और ब्रिक्स के महत्व के बारे में बताइए। तो सबसे पहले ब्रिक्स क्या है? देखिए, ब्रिक्स जो है वो 4 देशों का समूह था पहले, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले ब्रिक था। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, BR, ये था पहले इसका नाम ब्रिक। बाद में जो है एस जुड़ता है, दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ता है इसके साथ। तो चार पांच उभरते हुए देशों का एक समूह है,
ब्रिक्स जो है वो 5 उभरते देशों का समूह है जो एक साथ दुनिया की आबादी का लगभग 42% भाग है। यानी दुनिया की आबादी की बात करें तो लगभग 42% भाग इन 5 देशों के अंतर्गत रहता है। सकल घरेलू उत्पाद का 23%, क्षेत्रफल का 30% और वैश्विक व्यापार का 18% हिस्सा ये 5 देश कवर करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 बड़े देश हैं ये विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2010 से पहले इस संगठन का नाम ब्रिक था, जो मैंने आपको बता दिया। 2010 के बाद साउथ अफ्रीका को इसमें पूर्ण सदस्य के लिए मान्यता मिली और साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ गया, फिर इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब इनका काम क्या है, देखिए भारत और ब्रिक्स के महत्व की बात करें तो अधिक टिकाऊ, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए ब्रिक्स समूह के भीतर अलग अलग राष्ट्रों के बीच सहयोग को गहरा, व्यापक और तेज करना। यानी कि जो ब्रिक के जो जितने भी सदस्य हैं इनके प्रति जो है सहयोग की भावना रखना, ठीक है, लाभकारी विकास की भावना रखना। यानी किस प्रकार से आपस में पांचों देशों का विकास हो सके, किस प्रकार से आपस में पांचों देशों का सहयोग बन के व्यापार की दृष्टि से आर्थिक विकास हो सके, व्यापार तेज हो सके, इन सभी चीजों का काम करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित देश यानी इससे संबंधित जितने भी पांचों देश हैं आर्थिक ताकत पर बातचीत स्थापित करें, ठीक है, और जब भी संभव हो प्रतिद्वंदी को रोकने के लिए ब्रिक्स प्रत्येक सदस्य के विकास और गरीबी के उद्देश्य को ध्यान में रखें। यानी जब भी संभव हो जो प्रतिद्वंदी है उसमें मान लो कोई युद्ध की स्थिति बन रही है तो उसको किस प्रकार से रोकना है ये काम करे, और प्रत्येक सदस्य में किस प्रकार से विकास के लिए डिस्कस किया जाए, विकास के मुद्दों को, गरीबी को दूर किया जाए, ठीक है, इन सभी चीजों को डिस्कस करना ब्रिक्स का मेन काम था। यह ऐसे लक्ष्यों के साथ एक रोमांचक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा। ब्रिक्स क्या उभरा, ब्रिक्स जो वैश्विक वित्तीय संस्थानों को सामान्य रूप से बदलने से कहीं आगे था, ठीक है। यानी कि वैश्विक, अगर हम पूरे विश्व के सामने की बात करें तो जो ब्रिक्स है वो कहीं ना कहीं एक अपनी बड़ी और अहम भूमिका रखता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करना ब्रिक्स का काम है, ठीक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग को विस्तार करना, आज के समय की बात करें तो डिजिटल अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रत्येक देश के लिए, तो इस पर सहयोग का विस्तार करना। अंतर्राष्ट्रीय अपराध, मुख्यतः जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है जैसे संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस सब का विरोध करना। तो जब भी ये ब्रिक्स सम्मेलन होता है ना, भारत ने भी इसकी जो है वो मेजबानी की है, ठीक है। तो जब भी इसकी जो मीटिंग होती है ब्रिक्स की, उनमें इन सभी मुद्दों को जो है डिस्कस किया जाता है। और भारत के लिए ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की विकास की दृष्टि से, ठीक है, उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, और आने वाले समय में जो कठिनाइयां आने वाली है उन सभी को किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके लिए ये सभी सदस्य मिल करके मीटिंग करते हैं और नए नए समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका और भारत सोवियत संघ के संबंधों पर चर्चा करें। यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत और अमेरिका के क्या संबंध थे और सोवियत संघ और भारत के क्या संबंध थे। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इसके अंतर्गत स्वयं को दोनों ही महाशक्तियों की गुटबंदी से भारत ने दूर रखा अपने आप को, जिसने भारत के हितों को आगे बढ़ाया। यानी भारत ने शीत युद्ध के दौरान ना तो अमेरिका का साथ दिया ना सोवियत संघ का साथ दिया, ठीक है। उन्होंने तटस्थ नीति अपनाई जो कि गुट निरपेक्षता थी, लेकिन इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से भारत जो है वो प्रभावी भी रहा था और किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने में उसने कोई भी कमी नहीं दिखाई। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही भारत अलग हो गया था और इन देशों से बात ही नहीं करता था। भारत की कोशिश ये रहती थी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय मामले है उसमें वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाए, ठीक है, और कोशिश ये करे कि दो देशों के बीच जो मतभेद है उनको किस प्रकार से खत्म किया जाए। भारत ने शीत युद्ध के दौरान तटस्थ नीति को अपनाया जिससे भारत और सोवियत संघ के संबंध मधुर रहे। इससे क्या हुआ, जो भी देश थे ना, जैसे सोवियत संघ था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, तो दोनों को इस बात का पता था कि भाई जो भारत है वो इन दोनों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ ही भारत के संबंध जो है वो मधुर रहे। भारत और सोवियत संघ निरंतर एक दूसरे के सहयोग भारत और सोवियत संघ निरंतर एक दूसरे को सहयोग करते रहे। साथ ही वह सदैव ऐसी स्थिति में रहा, यदि एक महाशक्ति उसका अथवा उसके हितों का विरोध करे तो दूसरी महाशक्ति उसका सहयोग करे।
हालांकि अमेरिका उस समय जो है वो भारत के कहीं ना कहीं कुछ खिलाफ था, लेकिन फिर भी जो है वो अमेरिका भारत का पुरजोर विरोध जो है वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भारत ने तटस्थ नीति को अपनाया था। पर भारत उस समय ऐसी कंडीशन में था कि कोई भी अगर महाशक्ति उसका विरोध करेगी तो दूसरी महाशक्ति क्या करेगी, उसका सहयोग करेगी। स्पष्ट है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने अपने हितों को लगातार सजग रखा और अपने विकास को आगे बढ़ाया। भारत ने अमेरिका तथा सोवियत संघ गुटों के बीच विद्यमान मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत ने हमेशा ये कोशिश करी कि जो अमेरिका और सोवियत संघ है इनके बीच जो भी मतभेद हैं वो दूर हो सके, तथा मतभेदों को पूर्ण युद्ध रूप, यानी कि इन्होंने ये कोशिश करी कि जो मतभेद है ना वो शीत युद्ध तक की सीमित रहे, वो कहीं युद्ध का रूप ना ले ले, इसको युद्ध को रोकने की कोशिश भी भारत ने की। भारतीय राजकीय नेतृत्वकर्ताओं का उपयोग शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद स्थापित करना एवं मध्यस्थता करना, यानी कि भारत के जो भी उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, जो भी उसके विदेशी जो वो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, विदेशी प्रवक्ता जो भी थे, उनकी कोशिश क्या थी कि जो सोवियत संघ है और जो अमेरिका है उनके बीच कहीं ना कहीं संवाद स्थापित हो और कहीं ना कहीं उनकी उनके बीच जो है वो मध्यस्थता स्थापित हो जाए। तो ये कोशिश क्या थी, भारत की ये कोशिश थी। शीत युद्ध के दौरान भारत ने उन क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी सक्रिय किया जो अमेरिका और सोवियत संघ के गुट से जुड़े हुए नहीं थे। यानी कि भारत ने यह कोशिश करी कि जो देश इन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सक्रिय हैं लेकिन इन संगठनों से जुड़े हुए नहीं है, तो उनको भी भारत ने जोड़ा। ठीक है, और कोशिश ये की कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युद्ध रोक सके। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच मतभेद है उनको दूर किया जा सके। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने स्वतंत्र एवं परस्पर सहयोगी देशों के एक समूच राष्ट्र कुल पर अटूट जो है वो विश्वास रखा था, जिससे क्या हुआ, शीत युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में एक सकारात्मक भूमिका जो है वो भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू ने अहम भूमिका निभाई थी कि किस प्रकार से शीत युद्ध को समाप्त किया जाए और दोनों देशों के बीचों के मतभेद को दूर किया जाए। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राज्यों के सामने प्रमुख आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या है। यानी जो भारत के राज्य हैं, जो भारत है उसके सामने जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए उनके सामने क्या चुनौतियां है। तो आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ जो होता है वो एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। यानी एक देश के अंदर जो भी कुछ घट रहा है उस देश वो जो है वो उसकी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है, लेकिन समय के साथ इसके मायने बदल गए हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि हम आज़ादी से पहले की बात करें भारत की, तो यहाँ पर जो आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे थे वो क्या थे, धरना प्रदर्शन था, रैलियां थी, सांप्रदायिक दंगे थे, धार्मिक उन्माद थे। यानी उस समय की जनता क्या थी, वो धरना प्रदर्शन, रैलियां, ये सभी जो है भारत के लिए एक आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे थे। यदि हम आज की बात करें तो विज्ञान एवं तकनीकी के द्वारा जो जो विज्ञान और तकनीकी के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, ये सभी मेन चीजें हो गई है आज के समय में। यानी विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। ठीक है, जैसे साइबर क्राइम जो आजकल बढ़ गया है, तो ये आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। आंतरिक सुरक्षा के घटक की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा है। यानी कि राष्ट्र की जो एकता है, ठीक है, वो है। राष्ट्र में सॉवरिटी कहते हैं संप्रभुता को। ठीक है, तो राष्ट्र की सॉवरिटी की सुरक्षा, देश में आंतरिक शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना, यानी देश के अंदर जो भी झगड़े हो रहे हैं वो ना हो, देश के आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, ये इसका घटक है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना, यानी एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखना, दूसरे के धर्म का जो है वो अ, सम्मान करना। तो ये सभी चीजें क्या हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के घटक हैं। वहीं आंतरिक सुरक्षा के समक्ष हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली बड़ी चुनौती है नक्सलवाद। देखिए, नक्सलवाद से आप समझ सकते हो कि किस प्रकार भारत के अंदर नक्सलवाद फैला हुआ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में जो है वो हमेशा नक्सलवादी हमला करते रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा अपनी डिमांड करते रहते हैं भारत से। तो ये भारत का जो है वो आंतरिक सुरक्षा का अहम मुद्दा है नक्सलवाद, जिससे भारत जो है वो हमेशा से लड़ता आया है। वहीं धार्मिक कट्टरता की बात करें तो
कुछ धर्म ऐसे हैं जो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, वो अपने धर्म के लिए आंतरिक सुरक्षा को हमेशा खराब करते हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई दंगे चलते रहते हैं उनके धर्म धार्मिक रूप से, धार्मिक कट्टरता को लेकर के। सांप्रदायिकता की बात करें तो देखिए यहाँ पर सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता कहीं ना कहीं एक ही चीज है। सांप्रदायिकता का मतलब भी ये है कि अपने धर्म को सर्वोच्च मानना, दूसरे के धर्म को निम्न मानना। तो इन चीजों पर कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से दंगे जो है वो चलते रहते हैं, जिससे क्या होता है, देश की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होती है। ठीक है, आतंकवाद है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर उग्रवाद है। इसने देश की आंतरिक सुरक्षा को हमेशा भंग किया है, आंतरिक सुरक्षा को हमेशा प्रभावित किया है। आज की समय की बात करें तो साइबर अपराध देखने को मिलते हैं आपको दुनिया भर के। साइबर अपराध के अंदर आपको बैंक का घोटाला मिल जाता है, जैसे कि आपको कोई फ्रॉड कॉल आता है जिससे आपका बैंक जो है वो खाली हो जाता है। तो ये आंतरिक सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है। ठीक है, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद आंतरिक सुरक्षा का एक महत्व मुद्दा है। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, ये तो आंतरिक सुरक्षा का अहम मुद्दा है ही है। सीमा पर जो तनाव बना रहता है हमेशा दूसरे देशों के साथ, ये भी जो है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है। तो एग्जाम में जब आप लिखोगे तो इनको इलेबोरेट करके लिखोगे, ठीक है, यानी आपको विस्तार से विश्लेषण करके लिखना है। मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट लिखकर समझा दिए, आपको एग्जाम में इसको इलेबोरेट करके लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य सीमा विवाद की चर्चा करें। तो भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य सीमा विवाद क्या थी? तो सबसे पहले बात करते हैं 24 अक्टूबर 1947 को कब्बालियों के द्वारा, क्योंकि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर ने अपने आप को तटस्थ रखा था। उन्होंने ना ही पाकिस्तान में विलय करने की मांग की थी और ना ही भारत के अंदर विलय करने की मांग की थी। और जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? महाराज हरी सिंह थे। तो इन्होंने आज़ादी के बाद कहा कि भाई हम तो अलग रहेंगे, ना भारत में आएंगे और ना ही पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन 24 अक्टूबर 1947 को कबालियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, तभी से जो है ये जो मुद्दा है ना, कश्मीर मुद्दा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है महाराज हरी सिंह ने इस हमले के बाद ही जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का फैसला लिया था। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ये चीज जो है हजम नहीं हुई, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान हमेशा आमने सामने रहे और एक युद्ध भी छिड़ गया था। इसके बाद क्या हुआ, भारत इस मुद्दे को लेकर के यूएन में जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। ठीक है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करते हुए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा भाई युद्ध को बंद करो और आपस में जो है वो डिस्कस कर लो। हालांकि जो है ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मध्यस्थता कराने वाली नीति थी, ये कामयाब नहीं हुई आज तक भी। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर भूभाग पर भारत को नियंत्रण जो है वो नहीं मिला। कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने उसको जो है वो कब्जा कर लिया था, और भारत चाहता था कि वो पार्ट जो है वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने, जो जम्मू कश्मीर के महाराज थे राजा हरी सिंह, उन्होंने स्वयं आकर भारत में विलय करने की मांग की थी, तो पूरा अधिकार जो है वो भारत का बनता था। लेकिन कुछ पार्ट उस समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का कब्जा लिया, जो कि आज तक भी पाकिस्तान के नियंत्रण में ही है और भारत को इसका कब्जा नहीं मिला है, जिससे कि तनाव हमेशा, सीमा पर तनाव हमेशा जो है वो बना रहता है। इस युद्ध के बाद ही एक और जहां भारत पाकिस्तान अधिकृत को अपना अभिनंग बताते हुए वापस लौटाने की बात कहता है, तो वहीं पाकिस्तान की मंशा ये है कि जो बाकी कश्मीर है उस पर भी अपना कब्जा कर ले। देखिए, भारत तो एथिकल रूप से ठीक है, भारत तो कह रहा है भाई जब महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया तो आप कैसे उस पर कब्जा कर सकते हो? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का क्या है कि ये तो हमने कब्जा कराई है, हम चाहते हैं कि पूरे कश्मीर को हथिया ले। और पूरे वैश्विक स्तर पे जो है इस चीज पे राजनीति होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो समर्थन तो करते हैं, लेकिन खुल के कोई भारत का समर्थन नहीं करता है, भारत के सपोर्ट की बात कहीं ना कहीं कोई नहीं करता है। अब सीमा विवाद की बात करें तो देखिए, भारत की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान से, वो लगभग 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से और जम्मू कश्मीर से। तो मेन विवाद तो जम्मू कश्मीर का तो मैंने आपको बता दिया, और एक मेन विवाद है गुजरात में। गुजरात में क्या मेन विवाद है? देखिए, पाकिस्तान के साथ गुजरात के राज्य की सीमा पर स्थित सर क्रिक सीमा है। ठीक है, जो कि जो लाइन बनी हुई है, सीमा रेखा, उसको कहते हैं सर क्रिक सीमा। इस पर हमेशा विवाद रहता है। क्यों रहता है? क्रिक सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अहम हिस्सा है, बल्कि गुजरात की राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण है। ये जो क्रिक से सीमा है,
ये क्या है, ये समुद्र के अंदर बनी हुई है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र पर बनी हुई क्रिक सीमा है ये। तो ये भारत के लिए तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम मुद्दा है ये, साथ के साथ गुजरात के लिए भी अहम मुद्दा है, ठीक है, उस राज्य के लिए भी है। अब क्रिक सीमा विवाद हुआ कैसे? देखिए, क्रिक सीमा विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा है ये, ठीक है, कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री सीमा रेखा है। हुआ क्या है इसमें, 1947 में भारत की आजादी के बाद सिंध तो पाकिस्तान चला गया, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जबकि कच्छ जो है वो भारत का हिस्सा रह गया। अब क्या हुआ, ये क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। यानी ये जो क्षेत्र है, सिंध और कच्छ के बीच का क्षेत्र, ये काफी ज्यादा व्यापारिक दृष्टि से भी इसको देख सकते हो, और यहाँ पर ये मछलियों का पकड़ने का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में जो आप इसको कह सकते हो। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि कुछ मछुआरे जो है वो पाकिस्तान ने पकड़ लिए, ठीक है, तो भारत के कुछ मछुआरे या पाकिस्तान के कुछ मछुआरे यहाँ पर पकड़े जाते हैं एक दूसरे देशों के द्वारा। इसके कारण क्या होता है, मछुआरों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है। साथ ही इस क्षेत्र के समुद्र के नीचे जो इस क्षेत्र है कच्छ और सिंध का, ठीक है, इसके नीचे तेल गैस के विशाल भंडार मौजूद है। इसलिए जो है पाकिस्तान हमेशा इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये सीमा विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण से संबंधित प्रमुख समझौतों और भारत पर इसका क्या प्रभाव है, उसका विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सम्मेलन कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रीन हाउस गैसें जो है वो बढ़ती जा रही है, कार CO2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या हुआ, इससे पूरे विश्व ने एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो है समझौते करने स्टार्ट करे पर्यावरण के पक्ष में। और ये क्या था, ये एक बाध्यकारी समझौता है, यानी कि ये सभी के लिए बाध्य होती हैं, जो इस समझौते में जो है निर्णय लिए जाते हैं वो सभी देशों के लिए बाध्य होते हैं। जो सरकारों के बीच वैश्विक पर्यावरणीय खतरे को निपटाने के लिए, यानी वैश्विक पर्यावरण जो खतरे होते हैं उसको निपटाने के लिए इन समझौतों को किया जाता है। इसे कम से कम करने हेतु तथा एक साथ कार्रवाई करने के लिए बातचीत करता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो समझौते होते हैं पर्यावरण के लिए, वो किस प्रकार से पर्यावरण के खतरे को कम करना है, इससे कैसे निपटना है, इस सभी मुद्दों पर बातचीत होती है। इस तरह समझौते वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है। ये समझौते क्या है, वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए किए जा रहे हैं। इसमें देखिए, यूएनएफसीसी क्या है, यूएनएफसीसी है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, फॉर्म फ्रेमवर्क, ठीक है, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, तो ये इसका नाम है यूएनएफसीसी का, ठीक है। ये सचिवालय यूएन क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की इकाई है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की इकाई है सचिवालय, उसी के अंडर जो है यूएनएफसीसी का निर्माण किया गया है, ठीक है। यूएन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। यानी इसका मेन काम क्या है, जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, जो ये मौसम बदलता है, जो ये जिस प्रकार से जो पूरे विश्व का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हिमखंड पिघल रहे हैं, ठीक है, जिससे समुद्री लेवल ऊपर उठ रहा है, इन सभी चीजों पर जो है इसका इसका काम करने काम इस पर इसकी वैश्विक स्तर पर किस प्रकार के सुधार इसमें किए जाए, इसका काम जो है इसको सौंपा गया है। इसका उद्देश्य क्या है, वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसकी सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना जो एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोक सके। यानी वैश्विक स्तर पर जो ग्रीन हाउस गैसें जो बढ़ रही हैं उनको कैसे कम करना है और एक न्यूनतम स्तर पर उसको स्थिर कर देना है, ये काम किसका है, ये काम यूएनएफसीसी का है। यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे हिंदी में से कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। 1992 में पर्यावरण और विकास पर
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रियो शिखर सम्मेलन के नाम से या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत जो है इन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि पर 3 रियो सम्मेलन की मेजबानी जो है सभी इन तीनों, ठीक है, इन तीनों की बात हो रही है, सभी इन तीनों सम्मेलनों की मेजबानी जो है वो भारत जो है वो कर चुका है। पेरिस समझौते की बात करें तो देखिए, पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जो 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाया गया था। यानी 2015 में एक समझौता हुआ, पेरिस समझौता, जिसका काम था कि जलवायु परिवर्तन से जो नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा है, इसको अ, किन चीज़ों की सहायता से इसको दूर किया जाए, ठीक है, इसके प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, इन सब चीज़ों के मुद्दों पे एक समझौता हुआ था ये। इस पेरिस समझौते को COP21 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य था इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को, ठीक है, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने का प्रयास करें। वैश्विक GHG ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन जो होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करना है, जबकि वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने में साधनों को अपनाना है। ठीक है, तो यानी कि मेन कार्य इस पेरिस समझौते का जो 2015 में हुआ था वो ये था कि जो विश्व में जो तापमान की वृद्धि लगातार होती जा रही है, इसको कैसे रोका जाए, ग्रीन हाउस की गैसें जो बढ़ती जा रही है इसको कैसे रोका जाए, ठीक है, और लगभग 1.5 डिग्री तक जो है सेल्सियस की जो वृद्धि है इसको सीमित कर दिया जाए। वर्ष 2005 का विश्व शिखर सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ, इसमें क्या हुआ, 170 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकारों को एक साथ लेकर के आए ये। 2005 में जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, लगभग इसमें 170 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारें एक साथ आई। शिखर सम्मेलन में विश्व के नेताओं ने प्रमुख वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न मोर्चों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, 170 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे थे वैश्विक स्तर पर, उनको कैसे ठीक करना है, उनके क्या क्या समाधान है, इस सब पर समझौते किए, इस सब पर हस्ताक्षर किए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति में नैतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, भारत जो है सदैव से एक नैतिकवादी देश रहा है, और यदि हम बात करें भारत की विदेश नीति में नैतिक मूल्य की, तो भारत ने नैतिकता को वह हमेशा प्राथमिकता दी है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि सिद्धांत और नैतिकता से रहित राजनीति विनाशकारी होगी। यानी कोई भी राजनीति है, कोई भी विदेश नीति है, उसमें हमेशा सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, नैतिकता को फॉलो करना चाहिए। यदि कोई देश ऐसा नहीं करता है, नैतिक संबंध उसके नहीं है, उसके नैतिक मूल्य नहीं है, तो उस देश के लिए वो विनाशकारी होगा। भारत को नैतिक अनुयायी के साथ सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए, ऐसा किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और विश्व में अपने नैतिक नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कि भारत को सामूहिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए और नैतिक मूल्यों के साथ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अपने नैतिक मूल्यों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब भारत की विदेश नीति ने भी राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विभिन्न नैतिक मूल्य निर्धारित किए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना। यानी विश्व के अंदर किसी भी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, विश्व के अंदर हमेशा शांति बनी रहे, विश्व के अंदर हमेशा सुरक्षा जो है वो स्थिर रहे, सुरक्षा ठीक रहे, तो इस चीज को जो है अपने नैतिक मूल्य से जोड़कर देखा भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन दिया। यानी विश्व के लेवल पे यदि किसी भी प्रकार से किसी भी देश के बीच कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तो उसको बातचीत के द्वारा जो हमेशा हल किया जाए, ना कि युद्ध के द्वारा। इसको जो है नैतिक मूल्य के अंदर देखा गया। सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। भारत का सर्वप्रथम ये कदम था कि जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी को जो है एक समान दृष्टि से देखना और सभी के प्रति सम्मान रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों का पालन के प्रति आस्था बनाए रखना है। ये भी देखिए, किसी भी देश का एक नैतिक मूल्य होता है
कि जो कानून बना दिए गए हैं, जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ है, उन जो संधियां देशों के साथ की है उनको हमेशा निभाना, उनके प्रति उन संधियों का पालन करना और उन कानूनों के प्रति हमेशा अपनी आस्था बनाए रखना, तो ये नैतिकता का ही एक पार्ट है। पंचशील के सिद्धांत को भारत ने अपनाया। ठीक है, पंचशील के 5 सिद्धांत थे जिसको भारत ने अपने नैतिक, जिसको भारत के नैतिक मूल्यों का द्योतक भी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है देखिए, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। सबसे पहले तो ये है कि जो भी देश है भारत के साथ जुड़े हुए, ठीक है, अन्य देश जो भी है भारत के साथ, उन सभी की एकता का सम्मान करना, उनकी सॉवरिटी का सम्मान करना। ठीक है, ये था। दूसरा था एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण ना करना। ये भी नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है कि कभी भी जो है शस्त्रों को नहीं उठाना, कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला ना करना, कभी किसी दूसरे देश पर अपनी राजनीति को ना थोपना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। देखिए, ये भी भारत की राजनीति, भारत की जो विदेश नीति है उसका नैतिक मूल्य है कि किसी भी देश का जो आंतरिक मुद्दा है उसमें आपको नहीं घुसना है। आंतरिक मुद्दा जो देश होता है वो स्वयं सुलझा लेगा। तो इसलिए भारत की विदेश नीति का ये अहम मूल्य है कि वो किसी भी देश की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। परस्पर सहयोग और लाभ को प्रोत्साहित देना, भारत का मेन काम था कि प्रत्येक देश का सहयोग करना, जो कि कोविड के काल में आपको देखने को भी मिला है। ठीक है, कोविड के काल में भारत ने विभिन्न तरह की दवाइयां, विभिन्न तरह की वैक्सीन जो है वो अन्य देशों को पहुंचाई है। तो इससे क्या, इससे दर्शाता है कि परस्पर सहयोग की भावना भारत ने हमेशा सदैव रखी है दूसरे देशों के प्रति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, भारत ने सदैव शांतिपूर्ण नीति को अपनाया है। ठीक है, शांति को बनाए रखा है। कभी भी युद्ध जैसी स्थिति का ना तो उन्होंने साथ दिया है और ना ही युद्ध जैसी स्थिति का निर्माण किया है। तो ये सभी चीजें देख सकते हो आप कि भारत ने किस प्रकार से अपनी विदेश नीति के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को बनाए रखा है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए टॉप, ठीक है, टॉप 9 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। लगभग इसमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।